क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सुपर पावर महज कुछ ही घंटों में एक पूरे देश को उसके घुटनों पर ला दे? आज हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले वृत्तांत को समझने की कोशिश करेंगे। 3 जनवरी को वेनेजुएला में हुए कथित अमेरिकी हमले का एक टैक्टिकल ब्रेकडाउन। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दावे से जो सुनने में किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है कि 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर बिजली की रफ्तार से हमला किया और कुछ ही घंटों के अंदर देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही महल से उठा लिया गया। अब ये दावा बहुत बड़ा है और ये एक उससे भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर किसी देश के राष्ट्रपति को इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे पकड़ा जा सकता है? तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर बड़े ऑपरेशन के पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस हमले के पीछे की वजह क्या थी, मतलब दुनिया को क्या बताया गया और इस वृतांत के मुताबिक असली एजेंडा क्या था। यहाँ पर कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू हमारे सामने आते हैं। आधिकारिक तौर पर दुनिया को ये बताया गया कि ये मिशन ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए था, लेकिन इस वृतांत का दावा है कि ये सिर्फ एक बहाना था जिसके पीछे असली मकसद था वेनेजुएला के तेल, लिथियम और सोने के खरबों के भंडारों पर कब्जा करना। अब इतना बड़ा और दुस्साहसी प्लान बिना अंदरूनी मदद के तो कामयाब नहीं हो सकता। और यही कहानी में एंट्री होती है कार्डिनल कोड नेम वाले एक हाई रैंकिंग कमांडर की। कहा जाता है कि यही वो शख्स था जो CIA को सारी अंदर की खबरें दे रहा था। राष्ट्रपति मादुरो कहाँ जाते हैं, उनका कमरा कैसा है, यहां तक कि उनके भागने के गुप्त रास्ते कौन से हैं, सब कुछ। तो अब जब स्टेज सेट हो चुका है तो चलिए सीधे हमले के टैक्टिकल ब्रेकडाउन पर चलते हैं। और ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक मल्टी डोमेन अटैक था। मतलब हवा, जमीन और साइबर स्पेस, हर तरफ से एक साथ हमला। तो सबसे पहला कदम था वेनेजुएला को अंधा करना, मतलब उनके रडार सिस्टम को पूरी तरह से बेकार कर देना। ये कैसे किया गया? सबसे पहले एक आर्कस सेंटिनल स्टिल्थ ड्रोन ने चुपके से पूरे इलाके का नक्शा बनाया। फिर F-35 जेट्स ने वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसकर नकली सिग्नल भेजे। जैसे ही वेनेजुएला के रडार ने इन सिग्नलों को पकड़ने की कोशिश की, EA-18 ग्राउलर जेट्स ने उन्हीं रडार सिग्नलों को लॉक करके एंटी रेडिएशन मिसाइलों से तबाह कर दिया। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ 9 सेकंड के अंदर चीन में बने पूरे 12 रडार स्टेशन तबाह हो गए। मतलब वेनेजुएला का पूरा एयर स्पेस अब अंधा हो चुका था और आने वाले हमले के लिए पूरी तरह से खुला था। अब जब देश की आंखें यानी रडार सिस्टम नाकाम हो गए, तब शुरू हुई असली बमबारी। B-52 बॉम्बर्स ने बड़े सैन्य ठिकानों पर कारपेट बॉम्बिंग की, मतलब एक बड़े इलाके को बमों से पाट दिया ताकि हर तरफ अफरा तफरी मच जाए। और इनके साथ ज्यादा तेज B-1 लैंसर बॉम्बर्स ने देश के अंदर घुसकर सटीक निशानों पर हमला किया। इसके बाद शुरू हुआ जमीनी हमला, जो किसी कोरियोग्राफी की तरह बिल्कुल सटीक था। सबसे पहले नाइट स्टॉकर हेलीकॉप्टरों से डेल्टा फोर्स के कमांडो उतरे। उनके पीछे आए सी हॉक हेलीकॉप्टर, जिन्होंने बचे खुचे टारगेट्स को खत्म किया। फिर आए भारी भरकम चिनूक हेलीकॉप्टर, जो बड़ी तादाद में सैनिकों को लेकर आए। और नेवल बेस से तेजी से मदद पहुंचाने के लिए ऑस्प्रे विमान भी मौजूद थे। और हाँ, ये सब कुछ हवा में नहीं हो रहा था। इस पूरे ऑपरेशन को एक बहुत ही मजबूत कमांड और कंट्रोल सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। समुद्र में USS जेराल्ड आर फोर्ड की अगुवाई में एक पूरे नेवल फ्लीट ने नाकाबंदी कर रखी थी। आसमान में E-2 हॉकाय विमान एक उड़ते हुए कमांड सेंटर का काम कर रहा था, और समुद्र के नीचे P-8 पोसाइडन विमान वेनेजुएला की पनडुब्बियों को ढूंढ रहे थे ताकि कोई जवाबी हमला ना हो सके। जमीन पर सैन्य कब्जा तो हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ ही लड़ाई एक नए मैदान में पहुंच चुकी थी। हमले का अगला चरण था एक डिजिटल तख्ता पलट, जिसका मकसद था पूरे देश को पंगु बना देना। जी हां, जब जमीन पर सैनिक और आसमान में लड़ाकू विमान अपना काम कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक और अदृश्य जंग डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही थी। और ये आज के जमाने की लड़ाई का शायद सबसे खतरनाक मोर्चा है। जरा सोचिए, एक पल में आपका देश चल रहा है और अगले ही पल सब कुछ ऑफलाइन। बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजे गए एक मैलवेयर ने पूरे देश की पावर ग्रिड ठप कर दी। GPS सिस्टम बंद हो गए, सरकारी कंप्यूटर फ्रीज हो गए। मतलब एक झटके में पूरा देश डिजिटल पाषाण युग में पहुंच गया। तो अब देश अंधा हो चुका था, सिस्टम पंगु हो चुके थे।
अब बारी थी इस ऑपरेशन के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की, मेन टारगेट को पकड़ना। तो सवाल ये था कि मादुरो को ढूंढा कैसे गया। इसके लिए इस्तेमाल हुई एकदम साइंस फिक्शन जैसी टेक्नोलॉजी, वॉल पेनिट्रेटिंग रडार, मतलब एक ऐसा रडार जो दीवारों के आर पार देख सकता था। उसने राष्ट्रपति मादुरो की लोकेशन एक कमरे के अंदर पता कर ली और फिर उस कमरे की मजबूत स्टील की दीवारों को काटने के लिए थर्मल लांस और ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल किया गया, जो स्टील को मक्खन की तरह काट देते। और इस वृत्तांत के अनुसार मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा। राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया गया और उन्हें सीधा एयरलिफ्ट करके पास ही इंतजार कर रहे यूएसएस इवो जीमा जहाज पर ले जाया गया। ये जहाज सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं था, ये एक अस्थायी जेल भी था और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत भी। अब जाहिर है, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हलचल तो मचनी ही थी। तो क्या ये दुनिया के पावर बैलेंस में एक बड़ा बदलाव था? आइए देखते हैं कि इस स्रोत का विश्लेषण क्या कहता है। इस एक घटना ने दुनिया की जियोपॉलिटिकल बिसात पर कई चालें बदल दी। रूस को एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि उसके सबसे आधुनिक S-300 और सुखोई 30 सिस्टम अमेरिकी टेक्नोलॉजी के सामने बेअसर साबित हुए। इसे देखकर कहा जाता है कि चीन को ताइवान पर कदम उठाने का हौसला मिला और अमेरिका, उसे पकड़ी गई रूसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने का मौका मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या कोई भी देश इस तरह के हमले से खुद को बचा सकता है? यहाँ ये स्रोत भारत का एक दिलचस्प उदाहरण देता है। तर्क ये है कि भारत की परमाणु ताकत, जो 1974 के स्माइलिंग बुद्धा और 1998 के पोखरण 2 परीक्षणों से बनी है, एक मजबूत ढाल का काम करती है। एक ऐसा डिटरेंट जो किसी भी हमलावर को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। और आखिर में वेनेजुएला की ये कथित कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसे युग में जहां जंग सिर्फ जमीन पर गोलियों से नहीं बल्कि साइबर स्पेस में कीबोर्ड से भी लड़ी जाती है, वहां किसी देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के असल मायने क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में हम सबको मिलकर खोजना होगा।